रिएक्शंस करवा दी थी। नेक्स्ट रिएक्शन जो है, जो आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शन की लास्ट रिएक्शन है, उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमें उससे रिलेटेड दो रिएक्शंस को समझना पड़ेगा। उसमें पहली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कहा जाता है अगर हम किसी रिएक्शन में देखते हैं कि ऑक्सीजन की एडिंग हो रही है लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन इसकी बिल्कुल उल्टी होती है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन की एडिंग हो रही है लेकिन ऑक्सीजन उसमें से रिमूव हो रहा है, तो उसे कहा जाता है रिडक्शन रिएक्शन। अब अगर हम देखेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन इन दोनों ही रिएक्शन का रिजल्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन। इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें पॉसिबल होंगी लेकिन एक के बाद एक, यानी कि अगर उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होता है तो दूसरा जो उसका एलिमेंट होगा, जो एजेंट कहलाएंगे, वो उसको रिमूव कर देगा और खुद उसको कैप्चर कर लेगा। तो ऐसा ही एक एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इसके अंदर जो कार्बन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि जिंक जो है वो एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए कार्बन उसके साथ रिएक्ट करता है और इसके अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव करवा देता है। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन को रिमूव करने में कार्बन हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपको पता है इस पार्ट को हम प्रोडक्ट कहते हैं और इस पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था इस एरो हेड से पहले जो भी लिखा जाता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट देन प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे जिंक के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिंग नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीजन की रिमूवल हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रिडक्शन। कार्बन के पास यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ अकेला कार्बन ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि कार्बन के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं था लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई उसको उसने अपने साथ ज्वाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया, इसीलिए कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन की एडिंग हो गई, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। जब भी इस तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन आती है तो आपको हमेशा उसे ये जरूर शो करना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, तभी आपका एग्जाम्पल जो होता है वो कंप्लीट माना जाता है, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट एग्जाम्पल माना जाएगा। क्योंकि जब तक हम उसको वहाँ पर यह नहीं बताते कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्लियर नहीं हो पाती। इसीलिए एग्जाम्पल में जब आपको पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर रेडॉक्स रिएक्शन आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू में भी आ सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी टेक प्लेस होती है, रिडक्शन रिएक्शन भी टेक प्लेस होती है, दोनों में से कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होती या ए और बी दोनों होती है। तो उस केस में आपको वहाँ पर आपको हेल्प करेगा ये पॉइंट कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीज़ें एक साथ एक ही रिएक्शन में होती हैं, तो उस रिएक्शन को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। इस कोरोजन, कोरोजन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोरोजन। मेटल corrodes when it react with another substance such as oxygen, hydrogen, water vapor और acid। जब कोई भी मेटल इनमें से किसी भी तरीके से रिएक्ट करता है, यानी कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते बल्कि
रिएक्ट करके कोरोडेड हो जाते हैं। वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है या फिर समटाइम्स एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। तो ऐसे मेटल्स को कहा जाता है कि वो मेटल कोरोडेड हो गया है, और इस फिनोमिनन को जिसके थ्रू ये रिएक्शन हो रही है उस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन। जैसे कि इसके जो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं कि सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपकी मदर वगैरह ज्वेलरी पहनती होंगी, पायल, जैसे पायल वो जो होती है वो सिल्वर की बनी होती है। जब एटमॉस्फेयर में जो सल्फर प्रेजेंट होता है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, और आप देखेंगे जो बिल्कुल बड़ी ही शाइनी पायल थी वो थोड़े दिनों बाद उसके अंदर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। जो ब्लैक कोटिंग आती है वही होती है सिल्वर सल्फाइड। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि कोरोजन जब हुआ तो सिल्वर ने जब सल्फर के साथ रिएक्ट करा तो उसका कंपाउंड बताइए, तो उसका कंपाउंड होता है सिल्वर सल्फाइड। सेकंड एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है कि कॉपर के मेटल को से बनी हुई कोई भी प्लेट वगैरह जब हम पानी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो थोड़े देर बाद उसके ऊपर ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं। वो ग्रीन पैचेस क्या हैं? तो कॉपर जब पानी के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो कॉपर कार्बोनेट बनाता है विद ग्रीन पैचेस। यानी कि ग्रीन पैचेस से हमें पता चल जाता है कि कॉपर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लिया और उसने क्या बना दिया है? कॉपर कार्बोनेट। थर्ड, इसी तरीके से आप देखेंगे जब तक हम किसी भी आयरन के ऊपर हम पेंट वगैरह नहीं करते तो जो वो जल्दी ही कोरोडेड हो जाता है, जबकि हमने उसके ऊपर पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो होता है वो वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करता है, और वाटर वेपर के साथ में रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। आप उसको किस तरीके से देख सकते हैं? आप देखेंगे कि आयरन के ऊपर एक रेड कलर का फंकी सब्सटेंस है, उसको अगर हम खुरचते हैं तो टूट के नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से आयरन जो होता है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कमज़ोर होती चली जाएगी, और कुछ दिनों में वहाँ से वो मेटल जो है वो टूट जाएगा, आयरन वहाँ से टूट भी सकता है। तो इसी सब्सटेंस को जो उसके ऊपर रस्टिंग होने के बाद बनता है उसे कहते हैं रस्ट। यानी कि आयरन जब कोरोड हो जाता है तो उसके ऊपर जो रेड फंकी सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं रस्ट। अब कोई भी चीज़ हो, अगर हमें पता है कि वो चीज़ डेप्रिशिएट हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या क्या तरीके करने चाहिए जिससे हमारा मेटल जो है जैसा हमने खरीदा था वो वैसा ही रहे। तो इसलिए हमारे को पहला पॉइंट है यूज़ नॉन कोरोसिव मेटल्स या फिर एलॉय। अगर हम एलॉयस का यूज़ करते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा है, एलॉय कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को एक साथ कंबाइन करके एक नए मेटल में चेंज करा जाता है तो उसे कहा जाता है एलॉय। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, आप अपने घर में जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं वो कभी भी कोरोडेड नहीं होते क्योंकि वो एलॉय है। सेकेंड पॉइंट है अप्लाई ग्रीस, ऑयल या गैल्वेनाइजेशन। हम अगर उस मेटल के ऊपर ग्रीस को अप्लाई करते हैं या ऑयल को अप्लाई करते हैं या गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक की कोटिंग बना दें तो उससे भी हमारे जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से कोरोडेड नहीं हो पाते। तीसरा तरीका है अप्लाई पेंट ऑन द मेटल। आप लोग देखते हैं कि जब हम आयरन की किसी भी ग्रिल या फिर आप विंडोज पैन बनाते हैं तो आप देखेंगे अगर हम उसके ऊपर जब तक पेंट अप्लाई नहीं करते तब तक वो कोरोडेड हो जाता है। लेकिन पेंट अप्लाई करने के बाद उसके दो फायदे होते हैं कि वो सुंदर भी दिखाई देता है और आसानी से कोरोडेड भी नहीं होता। तो ये क्वेश्चन एक और तरीके से आता है कि वाई वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन मेटल। आयरन मेटल के ऊपर हम पेंट को अप्लाई क्यों करते हैं? तो पहला पॉइंट है कि इससे आयरन मेटल जो होता है वो सुंदर दिखाई देता है यानी कि अट्रैक्टिव दिखाई देता है, और दूसरा उससे वो कोरोजन होने से बच जाता है। आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी एक टाइप की रिएक्शन है जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस होता है वो अपना टेस्ट और अपनी स्मेल को चेंज कर देता है। जैसे अगर आप बिस्किट्स को थोड़े देर के लिए हवा के कांटेक्ट में रख देते हैं, एयर के कांटेक्ट में आते ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ऐसा
इसी तरीके से आप देखते हो कि जब भी आप बाहर से चिप्स के पैकेट्स लेकर आते हैं तो चिप्स के पैकेट्स जो होते हैं वो फूले हुए होते हैं, लेकिन जब आप उनको ओपन करते हैं तो वो उनकी गैस रिमूव हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक गैस फील्ड करी हुई होती है, दैट इज नाइट्रोजन। दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। नाइट्रोजन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जिसकी वजह से वो उस पैकेट के अंदर जो भी सामान रखा है वो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता और उसकी टेस्ट और उसका स्मेल और उसकी क्रिस्पीनेस जो होती है वो बनी हुई रहती है। तो इसीलिए इस तरीके की रिएक्शन में सब्सटेंस जो होता है वो रेंसिड हो जाता है। अगर हम उसके अंदर किसी भी तरीके का एंटीऑक्सीडेंट नहीं डालेंगे तो वो सब्सटेंस रेंसिड हो जाता है और इस फिनोमेनन को कहा जाता है रेंसिडिटी। इसके अंदर कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, तो आपने ध्यान रखना है इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से सब्सटेंस जो होता है वो रेंसिड हो जाता है। अब फिर से आपके पास एक पॉइंट आता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को रेंसिड होने से बचाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो उसकी प्रिवेंशन है। पहली है यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि आप किसी भी तरीके का एंटीऑक्सीडेंट यूज करिए उसके अंदर, जिसकी वजह से उसकी टेस्ट, स्मेल और उसकी क्रिस्पीनेस बनी रहे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया नाइट्रोजन, तो आप यहाँ पर एग्जांपल में दे सकते हैं, दैट इज नाइट्रोजन। सेकेंड पॉइंट है केप थिंग्स इन रेफ्रिजरेटर। अगर हम रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर जो होता है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप नहीं पाते, इसीलिए वो चीज़ जो होती है वो सेफ रहती है। कोई भी खाने की चीज़ जो होती है वो सेफ रहती है, इसीलिए यूज थिंग्स इन रेफ्रिजरेटर, इसलिए हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखकर उसको किसी भी तरीके की टेस्ट या स्मेल में चेंज होने से बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है केप थिंग्स इन एयर टाइट कंटेनर। अगर हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, किसी भी तरीके की नमकीन वगैरह हो गई, अगर हम उसे एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होती, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं जाती। फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आपको मेरे नोट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, अगर आप चाहें तो अपनी एक सेपरेट नोटबुक के अंदर इन नोट्स को यूज़ भी कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं।